हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस परिषद। जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारी व्यापारिक कंपनियां। व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती है जो व्यापार में अपनी अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और लाभ कमाते हैं। ये मैंने आपको उस दिन समझा दिया था, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपको दोबारा समझाऊँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसे मान लीजिए ये 5 बच्चे हैं। मोहन, सीता, गीता, राम और अनुज। ये इनका प्रोडक्ट है टॉफ़ी। इन्होंने टॉफ़ी खरीदी, 2-2 रुपये लगाए हर बच्चे ने। कितने हो गए? 10 रुपये। अब इसको इन्होंने एक कंपनी को बेचा 50 रुपये में। तो जो 2-2 रुपये लगाए हैं वो हैं इनकी जमा पूंजी। जो 40 रुपये लाभ हुआ है, ये है इनकी लाभ राशि। अब ये लाभ राशि को जैसे 2-2 रुपये लगाए थे उसी हिसाब से आपस में इक्वली बांट लेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये होती है कंपनी में निवेश करते हैं और कैसे उससे मुनाफा कमाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने सबसे पहले पुर्तगालियों से व्यापार करने आए थे। सबसे पहले भारत में कौन व्यापार करने आए थे? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। बाद में इन केंद्रों में कोठी फैक्ट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है, ऐसा है छोटा सा, वहाँ आपने कोई कच्चा माल खरीदा है, वहाँ आप लोगों से काम करवा रहे हैं, तो शुरुआत में उन्हें बोला जाता था कोठी। बड़े बड़े होते थे ना, बंगलों जैसे, पहले बड़े बड़े बंगलों को क्या कहते थे, अब उनको क्या कहते हैं? फैक्ट्री, कारखाने। तो जो पहले उस ज़माने में पुर्तगाली लोग उन जगहों को कहते थे जहाँ वो काम अपना स्थापित कर रखा था, फैक्ट्रियाँ बना रखी थी, उसको वो लोग कहते थे कोठी। आज हम उनको कहते हैं फैक्ट्रियाँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फैक्ट्री, कोठी, व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठियाँ। जहाँ पर आपका कार्यालय होता है, जहाँ आप काम करते हैं, उसे कहते हैं कोठी। जो उस टाइम पे कोठी कहते थे, अब हम फैक्ट्रियाँ कहने लगे, कारखाने कहने लगे। फैक्टर अर्थात एजेंट, जो उनमें काम करते हैं लोग, उनको कहते हैं फैक्टर यानी एजेंट। जैसे होते हैं ना, कहते हैं ना हमने ये ऑर्डर दिया है, इस एजेंट को दे दिया है, जो वो हमें काम करा के देते हैं। यूरोपियों की शक्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। अब जब उन्होंने वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपनी सत्ता भी तो प्यारी होगी, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? सैनिक रखेंगे, जिससे उनका दबदबा बढ़े। इंसान का दबदबा किससे बढ़ता है? या तो पैसे से। फैक्ट्री का अर्थ है एजेंट, फैक्टर का अर्थ है एजेंट। यूरोपों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। यूरोपीय की रक्षा किलों की तरह होती थी। किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशक्त सैनिक तैनात रहते थे। अब इतना बड़ा बिजनेस फैलाया है, किसी दूसरे देश में फैलाया है, तो वहाँ सुरक्षा भी तो आवश्यक है। अगर सुरक्षा नहीं हो पाएगी, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसे तो कोई भी आएगा हमला कर देगा, कोई भी आएगा हमला कर देगा। हमले से बचने के लिए सुरक्षा तो चाहिए। अब सुरक्षा कैसे होगी? या तो आप इतने सशक्त हों, या आपके पास इतनी सशक्त सेना हो। अब देश की भी रक्षा कैसे होती है? सशक्त सेना खड़ी है ना बॉर्डरों पर, अपने अपने देश की रक्षा करने के लिए, कि कोई भी देश में घुसने से पहले 100 बार सोचे कि अगर पकड़े गए ना, मारे ही जाएंगे। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत में आए।
जब वास्को डी गामा ने भारत देश की खोज कर दी, कि मतलब ये उसने बता दिया, पहले भी आ रहे थे बाद में भी आए, पर जब उन्होंने बेड़ा लगा दिया कि हम नहीं निकलने देंगे, तब वास्को डी गामा को भेजा गया कि भाई समुद्र, ऐसे तो बहुत सारे नाविकों को भेजा गया, पर वास्को डी गामा ने ढूंढ निकाला कि ये वाले मार्ग से हम भारत पहुंच सकते हैं। जब इन्होंने ढूंढ लिया कि भारत इस मार्ग से आया जा सकता है, उसके बाद हॉलैंड के निवासी आ गए, इंग्लैंड के निवासी आ गए, फ्रांस के निवासी आ गए, ऐसे धीरे धीरे सब लोग आए कि सबको व्यापार करना था, सबको मुनाफा कमाना था, सब लोगों ने भारत में आना इसलिए स्वीकारा। इस समय भारत के राज्यों ने नौसेना तैयार करने की बात सोची भी नहीं थी, और हम भारत के लोग ऐसे आराम से राजा रानी बैठे थे। उनको तो वो ध्वज की लालसा, धन की लालसा, ये सब लालसाएं थी। उन्हें लग रहा था ये लोग मुनाफा कमाएंगे, उसमें से पैसा हमको भी देंगे, पैसा देंगे, हम मस्त जीवन जिएंगे। तो उनने तो कोई नौसेना बनाने की, कोई रक्षा की तैयारी नहीं करी थी कि दूसरे लोग आके हमारे देश में हमारा ही पैसा कमा के लेके जा रहे हैं। पर किसी ने कोई चिंता नहीं करी, कोई नौसेना तैयार नहीं करी कि कैसे कोई हमारे देश में घुस सकता है। और वो घुस भी रहे थे, हमें धमका भी रहे थे, हमसे पैसा भी कमा रहे थे। डच हॉलैंड निवासी थे। कालीघाट, कोचिन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। ये डच के जो निवासी थे, हॉलैंड निवासी, तो इनको डच कहते हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ पर खोले, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि कालीघाट, कोचिन, नागापट्टनम, चिनासुरा। फ्रांसीसियों ने कहाँ खोला, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, चंद्रनगर, मही स्थानों पर केंद्र खोले गए। फिर थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहाँ पर खोले, अंग्रेजों ने खोले समुद्र तट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौज, पटना, कासिम, पटना, पटना 2 बार लिख चुका है, ये 2 बार लिख गया है शायद, मेरा लिखते वक्त ध्यान नहीं गया होगा। ये पटना और कासिम 2 बार लिख गया है। बाजार वाले स्थानों पर केंद्र खोले। ये लोग तो वहीं पर सीमित रह गए, डच, फ्रांसीसी, कि इन्होंने तो समुद्र के किनारे जहाँ पानी था वहाँ, क्योंकि वो जल के रास्ते ही आ रहे थे। पर ये अंग्रेज तो और आगे निकल गए, इन्होंने तो कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ वो व्यापार ना कर रहे हों। अंग्रेजों ने तो कोई जगह छोड़ी नहीं कि जहाँ वो व्यापार ना कर रहे हों। उन्होंने तो कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे देश पर कब्जा कर पाएँ। भारत ने यूरोप के सभी व्यापारियों, पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ लग गई। जितने भी व्यापारी थे, जितने भी लोग आए थे, पुर्तगाली हों, डच हों, फ्रांसीसी हों या अंग्रेज हों, ये सब के बीच में होड़ लग गई कि भारत में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के लेके जाना है। तो सब में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। ये लोग एक दूसरे को भी एक दूसरे को भी परास्त करने की कोशिश करने लगे कि हमें इनसे ज़्यादा कमाना है, हमें इनसे ज़्यादा कमाना है। तो भारत में यूरोप के सभी व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लग गए। उनकी कोशिश रहती थी कि कम से कम कीमत में भारत से माल खरीदें, वह माल यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचें। कम से कम पैसों में खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ कमाएंगे ना, बस लाभ कमाने की इच्छा थी। और उस लाभ कमाने की इच्छा के लिए ही इन लोगों ने एक दूसरे से, पुर्तगालियों से सबसे पहले, क्योंकि वही आए थे, उन्हों से ही कोशिश करी धंधा छीनने की, व्यापार करने की। तो सूरत, मूसलीपट्टनम, जैसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जैसे बड़े बंदरगाहों से सामान व्यापारियों द्वारा बिकने आया, वहाँ महंगा मिलता था। अब देखिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। देखिए आप व्यापार में पहुँचे, खरीदार हैं ज़्यादा, हैं, सामान कम है, सामान कम, तो कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो इसीलिए, क्योंकि खरीदार होते थे ज़्यादा, पुर्तगाली, डच, ये इनके सब व्यापारी आते थे, ये सब कोशिश करते थे कि हमें मिले, हमें मिले, क्योंकि जितना सस्ता माल मिलेगा, जितने महंगे में बेचेंगे तभी तो लाभ कमा पाएंगे। महंगे में ही खरीदेंगे, महंगे में ही बेचेंगे तो लाभ नहीं कमा पाएंगे, कैसे कमा पाएंगे। महंगा मिलता था। तो जो कंपनियों ने अपने एजेंट, मतलब वो बताया था ना किसका, फैक्टर का अर्थ क्या था,
एजेंट, उन्होंने अपने एजेंट घर घर भेजने लगे, गांव गांव भेजने शुरू कर दिए जहाँ जहाँ कारीगर रहते थे, और उनसे सीधे माल खरीदने लगे। कारीगर भी उन्हें माल देने लगे सस्ते में, क्योंकि उनका खर्चा बच रहा था, क्योंकि उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ रहा था। बाजार नहीं जाना पड़ रहा था तो यातायात, मतलब जो गाड़ी में अपना जो सामान भर के ले जाएंगे उसकी लागत देनी पड़ेगी, वहाँ दुकान लेनी पड़ेगी उसकी लागत देनी पड़ेगी, हारी परेशानी कितनी चीज़ें। उन सब से बचने के लिए घर आ रहा है कोई आपको सामान खरीदने, आपको पैसे दे रहा है, आप उसे सामान दे रहे हो, आपको इससे ज़्यादा सरल क्या लगेगा। तो वही उन्होंने कोशिश करी। समय के साथ साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। फिर ये जो थे, इन्होंने भारत से लड़ाई करने से पहले, भारत पे दबदबा तो ये लोग कर ही रहे थे, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। पुर्तगालियों की नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी से कई मुकाबले कारण कमज़ोर पड़ गई। मतलब जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी नौसेना बनाई, जो ताकत बनाई, जो पैसों की ताकत थी, जो किलो की, तो वो कमज़ोर पड़ने लगी। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी उनके मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल आए। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, निकाल फेंका। यही होता है बेटा, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर को निकाल फेंकता है। बस हमें कोशिश करनी है अपनी स्किल पर काम करने की। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। कोई भी हो बेटा, अगर हम हैं या कोई और है, अगर उन्हें कहीं पे अपना दबदबा बनाना है तो वो साम दाम दंड भेद जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी दिशाओं में कोई सोच सकता है वो उतनी दिशाओं में सोचने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीता जाए, लाभ कैसे कमाया जाए, तो इसके लिए तो बेटा कोशिश करनी पड़ती है ना। तो वही वो लोग कर रहे थे, एक दूसरे से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे, भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अब उन्होंने राजा रानियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, पहले आपस में लड़े फिर राजा रानियों के पास पहुंच गए, उनको धमकाया भी, उनको खुशी भी रखा कि उन्हें पैसे दिए, दौलत दी, सेना देने की बोल दिया, उन्हें बोला कि आपका ध्वज लहराएगा। हर किसी को ताकत प्यारी होती है, चार पैसे किसी को ज़्यादा मिले तो हर कोई यही चाहता है, तो इसी कारणवश उन्होंने भी मंजूरी दे दी। अनुमति के लिए खुशामद की फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी कर दिया कि हाँ ये लोग यहाँ व्यापार कर सकते हैं। फरमान यानी अधिकार पत्र, मतलब ये घोषणा पत्र। आपने शायद टीवियों में देखा होगा, जब कोई भी शो देखते होंगे आप पुराने ज़माने का, उसमें कोई भी अगर राजा रानी को ऐलान करवाना होता था तो वो ढोल वगैरह के साथ भेजते थे ना लोगों को नगर में, तो फिर पत्र जारी होते थे कि राजाओं की मोहर के साथ वाले, तो वही पत्र, उसी को कहते हैं फरमान। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करो ना देने की छूट मांगी। व्यापारियों ने ना कुछ कर ना देने की छूट मांगी कि हमें क्या कहते हैं, हम व्यापार करने आए हैं तो हमें कुछ कर ना देने पड़े, भत्ता ना देना पड़े, जिससे उनको और ज़्यादा लाभ मिले। उन्होंने इसकी भी इजाज़त दे दी, भाई हमारे देश में आके हमसे कर की छूट मांग रहे हैं, और उस समय राजा रानियों ने दे भी दी। बदले में उन्हें बादशाहों और राजाओं की नवीन वस्तुएं भेंट की। वो छूटें ऐसे भी नहीं मिल गई थी कि बस उन्होंने, वो राजा रानी आ गए थे लालच में, उन्होंने लालच के चलते अंग्रेज़ों को, फ्रांसीसियों को अपने देश को लूट के जाने की इजाज़त दे दी। किस लिए? सिर्फ लालच, कि उन्होंने बोला हम चंद पैसे आपको देंगे, और वो लोगों ने बोल दिया ठीक है जो करना है करो, छूट चाहिए छूट ले लो। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608, ये बेटा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग 1608 में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रॉ 1615 ई में जहांगीर के दरबार में जहांगीर के शान शौकत देखी और प्रभावित हुआ, और सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने, ग्लव्स भेंट कर दिए। तो अंग्रेजी दस्ताने दिए, सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए, बग्गी दी। कोशिश करी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे दें, ध्वज का लालच दिया,
धन का लालच दी, सेनाओं का लालच दिया, उन्हें लालच दिए राजा रानियों को, और जो राजा रानी नहीं मान रहे थे उनको धमकाने की कोशिश की कि उन्हें एक गलत तरीके से अपने जाल में फंसा लें, और किसी भी तरीके से वो भारत में बस अपना राज्य फैलाना चाहते थे। पहले व्यापार, फिर हम पर अपने कानून चलाना चाहते थे। बहुत सारे कानून उन्होंने चलाए भी हैं। वो लोग बहुत तेज बनने की कोशिश करी, और हम हमेशा भोले होते थे जो दूसरों की बातों में हमेशा आए हैं या लालच में आ गए थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बचा है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी ना पसंद आ रहा हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डिसलाइक भी दबा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो वो बताइए, नहीं अच्छा लग रहा हो वो बताइए, जिससे कि मैं कोशिश करूँ सुधारने की खुद को। ठीक है फ्रेंड्स।